गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक अमेरिकन सर्वाइवल थ्रिलर हॉरर मूवी को जिसका नाम है कंट्रोल फ्रीक, जो कि हाल में ही रिलीज हुई है। ये मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो फिल्म की शुरुआत होती है वैलेरी से, जो कि एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है और ये पूरी दुनिया में मशहूर भी है। सबको उसकी बातों से उम्मीद मिलती है, पर वो किस तकलीफ से गुजर रही है ये कोई नहीं जानता। हर रात उसे डरावने सपने आते हैं, जैसे कोई पानी में उसे खींच रहा हो। इन सब की वजह से आज तक वो समझ नहीं पाई कि इसकी वजह क्या है। खैर, इसके बाद हमें वैलेरी की फैमिली के बारे में पता चलता है कि उसकी मॉम तो सालों पहले ही मर चुकी हैं। अभी उसके डैड का कुछ पता नहीं है और रूबी उसका हस्बैंड है, जो कि उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। आज उसके गांव से उसके लिए एक लेटर आया था, जिसे देखते ही उसका मूड काफी ज्यादा ऑफ हो गया था। उसकी उदासी बढ़ गई। उसने अपने दोस्त से मिलने का फैसला किया, पर इससे भी उसका मूड में कुछ फर्क नहीं पड़ा। वह काफी दिन से अपने आप में अजीब तब्दीलियां नोटिस कर रही थी, जैसे कि उसके सर में बहुत ही ज्यादा इचिंग रहने लगी थी। इस टाइम वो अपने इचिंग को कम करने वाली मेडिसिन के साथ बर्थ कंट्रोल पिल भी लेती थी। खैर, आज मेडिसिन लेने के बाद भी उसकी जो इचिंग है वो कम नहीं हुई, तो वो परेशान हो गई और इंटरनेट पर अपने इचिंग के बारे में सर्च करने लगी। और उसे जो रिजल्ट्स नजर आए उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गई और उसने अपना लैपटॉप ही बंद कर दिया। वैलेरी के साथ अब एक और भी अजीब चीज हुई। उसके घर में बहुत सारी चींटियां थीं। ये कहाँ से आई थी और कहाँ जा रही थी, वैलेरी को अंदाजा नहीं था। इन चींटियों का पीछा करते करते वैलेरी को चींटियों का बना एक पूरा घर अपने घर के अंदर नजर आता है। उसे झांक कर अंदर देखा तो बहुत सारी चींटियां थीं, जिन्हें देखकर वो डर गई। अगले दिन दिखाया जाता है कि वैलेरी को अब एक इंटरनेशनल टूर के लिए जाना था, जिसके लिए उसे बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत थी। उसने अपने डॉक्यूमेंट्स में देखा तो उसके पास उसके बर्थ सर्टिफिकेट नहीं थे। शायद वो उसकी मॉम के पास था, जिसके लिए वो अपनी आंट के पास गई। असल में उसे अपनी आंट से उस बॉक्स के बारे में पूछना था जो उसकी मॉम ने उसके लिए छोड़ा था। खैर, यहाँ पर वो अपनी मॉम की काफी बातें करने लगी, क्योंकि वो अपनी मॉम को बहुत ही ज्यादा मिस करती थी। उसकी आंट ने उसे एक लॉकर का एड्रेस बताया जहाँ पर वो बॉक्स रखा हुआ था। वो जब उसको वहां पर उस बॉक्स को लेने गई तो यहाँ आकर वैलेरी और उसकी आंट ने देखा कि वो बॉक्स यहाँ से गायब हो गया था। ये दोनों परेशान हो गई। वैलेरी की आंटी ने कहा कि शायद तुम्हारे डैड यहाँ आए हो और उस बॉक्स को ले गए हो, या ये भी हो सकता है। अब वैलेरी सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर आती है और आज भी घर आने पर उसके सर में बहुत ज्यादा इचिंग हो रही थी कि वो पागलों की तरह दोनों हाथों से अपना सर खुजाने लगती है। और उसके पास बैठे हस्बैंड को भी उसकी ये आदत बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगती है। वैलेरी को अपनी इस बीमारी की समझ नहीं आती है, यहाँ तक कि डॉक्टर्स को भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं मिलता कि आखिर उसे हुआ क्या है। यह हो सकता है यह उसे एक जेनेटिक इशू है, जो उसकी मॉम को भी होगा और अब उसे भी हो गया है। फिलहाल उसे अपने इंटरनेशनल टूर के ऊपर फोकस करना था, इसीलिए उसने अपने डैड से मिलने का फैसला किया। जाने से पहले उसने अपने सर पे कैप पहन ली, ताकि वो लोगों के सामने अपने सर पर इचिंग ना करे। अब वैलेरी गांव में आकर अपने डैड से मिलती है, जो पहले एक सोल्जर थे लेकिन अब एक मॉन्क बन चुके हैं। वैलेरी ने उनसे पूछा, आप उस बॉक्स के बारे में जानते हैं जो मॉम मेरे लिए छोड़ गई थी? तो उसके डैड ने कहा, नहीं, उसके बारे में वो कुछ नहीं जानते। यही उसके डैड के कमरे में बहुत ही अजीब पेंटिंग भी लगी हुई थी। वैलेरी ने जब उस पेंटिंग के बारे में पूछा तो उसके डैड ने सांची नाम की एक एंटिटी की कहानी सुनाना शुरू की। दरअसल सांची एक पैरासाइट था जो इंसानों के साथ रहता था और उनकी स्पिरिचुअल पावर से फीड करता था। सांची जिस इंसान के ऊपर कब्जा कर ले, उस इंसान के साथ तब तक रहता था जब तक वो उसे पूरा खत्म न कर दे। खैर, वैलेरी यहाँ पर इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन लेने नहीं आई थी। वो जाने से पहले अपने डैड की चाबी चुरा लेती है और उनके लॉकर में जाती है बगैर उनके पूछे। वहां पर उसे वो बॉक्स तो नहीं मिलता जो कि उसकी मॉम ने उसके लिए छोड़ा था, लेकिन हाँ, उसे अपने बर्थ सर्टिफिकेट जरूर मिल गए थे, जिसे लेकर वो वहां से जाने लगी। लेकिन यहाँ पर उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई दे रही थी जो कि रो रहा था और साथ उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वह बच्चा पानी में डूब रहा हो।
उसने आवाज का पीछा किया तो वो एक स्टोर रूम में जा पहुंची और स्टोर रूम के अंदर बहुत सारी चींटियां भी नजर आ रही थी। उसने बैठकर उन्हें देखने की कोशिश की तो उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे पीछे से बहुत सारी बुरी सोच उसे पकड़ने वाली है। उसने अपने कंधे पर बहुत सारे हाथ फील किए। इससे पहले कि वो चिल्लाती उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक गार्ड था, यानी कि इस टाइम इसे हेजिटेशंस हुए थे। वैलेरी अब घर जाकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी क्योंकि आज उसके साथ जो हुआ था वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। वो अपने डैड के लॉकर से जो सामान लाई थी वो उसे देखने लगी। इसमें उनकी फैमिली की पुरानी पिक्चर्स थी, उसके साथ उसके डैड की भी और उनकी मॉम की भी, उस टाइम की जब उसके डैड एक सोल्जर हुआ करते थे और उसकी मॉम एक बहुत ही खूबसूरत लेडी थी। यह सब देखते हुए वैलेरी को एहसास हुआ कि उसे आज तक ये मालूम नहीं था कि उसकी मॉम की मौत कैसे हुई। इन्हीं पिक्चर्स में वैलेरी अपनी मॉम के हाथ पे एक ऐसे ही एलर्जी का निशान नोटिस करती है जो उसने अपनी एलर्जी को सर्च करते हुए इंटरनेट पर देखा था। और यहाँ से उसे यह कंफर्म हो गया कि आजकल उसे जो बीमारी है वह पहले उसकी मॉम को भी थी और इसका ताल्लुक उसकी मॉम से ही है। वैलेरी की इस बीमारी ने उसे बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा बना दिया था। यहाँ तक कि वो अपने हस्बैंड रूबी से भी अच्छा बिहेव नहीं करती थी और वो बहुत चिड़चिड़ी रहने लगी थी। आज तो उसने फैसला कर लिया था कि आज रात को वो अपने सर में इचिंग नहीं करेगी, इसीलिए वो अपने हाथों पर ग्लव्स पहनकर अपने हाथों को बांध कर सो जाती है और सुबह उसकी आंखें एक बहुत ही बुरे सपने के साथ खुलती है। उसने देखा कि उसके हाथों पर ग्लव्स नहीं थे और उसने अपने सर को खुजा खुजा कर अपने स्कैल्प को इतना जख्मी कर लिया था कि उसमें से बहुत ज्यादा खून आ रहा था, जो देखकर वो काफी ज्यादा डर गई थी। वो अपनी मॉम की इस पिक्चर को लेकर अपनी आंटी के पास जाती है जिसमें उनकी एलर्जी दिखाई गई थी। उसे देखकर आंटी उदास हो जाती है और वैलेरी को बताती हैं कि तुम्हारी मॉम पर शायद कोई कर्स था या कोई श्राप था जिसकी वजह से वह मर गई। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश करी पर कोई फायदा नहीं हुआ। वैलेरी ने सवाल किया कि डैड को इन सब चीजों के बारे में पता है। उन्होंने उसे डैड के बारे में कुछ नहीं बताया, बस इतना ही कहा कि तुम अपने डैड से दूर रहना। जहां पर हैवी लाइट्स के साथ वो अपने साथ किसी और को भी खड़ा हुआ देखती है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी, लेकिन उसने यहाँ पर किसी को भी अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं होने दी। वो अब घर आ गई और घर आकर भी वो सर को अभी भी खुजा रही थी। उसने अपने सर में इतनी ज्यादा इचिंग की कि खून निकल आया और इस खून को रॉबिन भी नोटिस कर लिया था। उसने यहाँ रूबी को ये झूठ बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। वैलेरी इस चोट को लेकर तो कोई बहाना बना देती है और जैसे ही मेडिसिन वाली दराज खोलती है तो वहां पर उसके हस्बैंड को उसकी बर्थ कंट्रोल पिल्स दिख जाती है, जिसे देखते ही उसके और रूबी के दरमियान लड़ाई शुरू हो चुकी थी। वैलेरी भी गुस्से में थी और वो अपने आप से ही जूझ रही थी। ऐसे में उसने रूबी से ये कह दिया कि ठीक है, तुम मुझसे दूर रहो, यही बेहतर है। और इस तरह उनके रिश्ते में दरार पड़ना शुरू हो गई थी। वैलेरी अब अकेले अपने रूम में रहा करती थी। उसने अब सोच लिया था कि हर रात वह अपना सर नहीं खुजाएगी, इसीलिए रात में वो अपने हाथों को बांध कर सोएगी। लेकिन जब वह सुबह उठी तो परेशान हो गई क्योंकि उसके हाथ खुल चुके थे और उसने आज भी अपने स्कैल्प से खून निकाल लिया था। वो इतनी बात तो समझ गई थी कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है इसमें कोई दूसरी एंटिटी इन्वॉल्व है, क्योंकि वो अपने हाथ को खुद नहीं खोल सकती थी। ये कंफर्म था कि रात में किसी और ने उसके हाथ खोले और ये दोबारा चीजें हो गई। अब यहाँ पर वो देखती कि उठते ही उसे दोबारा अपने घर में बहुत सारी चींटियां दिखती है। वो परेशान हो जाती है और इन चींटियों का पीछा करते करते उनके घर तक पहुंचती है। वो देखना चाहती थी कि आखिर ये चींटियां करती क्या है, इसीलिए वो अपने घर की दीवार को तोड़ने लग जाती है और तभी उसके घर पर एक नॉक हो जाता है। बाहर देखने को मिला कि उसके डैड आए हुए थे। उसके डैड वैलेरी के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थे। उन्होंने कहा कि तुम मेरी कॉल नहीं उठा रही थी तो मैं परेशान होकर बस यहीं चला आया। वो इस टाइम वैलेरी को कुछ बताना चाहते थे। वो बात शुरू करते हैं वैलेरी की मॉम से। वो बताते हैं कि वैलेरी, तुम्हारी मॉम एक अच्छी इंसान थी और आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि उनकी मौत कैसे हुई। सालों पहले मैं एक सोल्जर हुआ करता था और मैंने अपनी एक दुश्मन फौजी को मारा था। वो एक लड़की थी और उसके अंदर पता नहीं कौन सी ताकत थी कि उसने मरने के साथ
वो मेरे अंदर आ गई थी और मेरी वजह से वो तुम्हारे मॉम के साथ जुड़ गई। मुझे बाद में पता चला कि वो एक सांची है और जब मुझे ये बात मालूम हुई तो मैंने तुम्हारी मॉम की उस सांची पैरासाइट से जान छुड़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। फिर तुम पैदा हो गई और फिर सांची पैरासाइट तुम्हारे अंदर आ गया और तुम्हारे साथ मैं जानता हूँ कि आजकल क्या क्या हो रहा है और उन सब के पीछे वो सांची है। वैलरी के डैड जानते थे कि वैलरी इन सब बातों को जानने के बाद बहुत ही ज्यादा रिएक्ट करेगी, इसीलिए उसने उसकी चाय में नींद की गोलियां मिलाकर दे दिया था उसे, जिसकी वजह से वैलरी वहीं पर सो गई और जब उठी तो उसे फौरन वो सारी बातें याद आ गईं और वो अब अपनी मॉम की मौत के बारे में सर्च करने लगी। उसे अपने ही घर में बहुत सारी अखबार की कटिंग और चीजें मिलती हैं जिससे ये साफ लिखा था कि उसके डैड ने ही असल में उसकी मॉम का मर्डर किया था। यह सुनकर वो टूट गई और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। वैलरी अपने घर की खिड़कियां बंद करने के लिए जब ऊपर जाती है तो उसे खिड़की के बाहर अपनी मॉम की परछाई नजर आती है। उसे वो दिन वो सब कुछ नजर आने लगा था जिस दिन उसकी मॉम की मौत हुई थी। उसने देखा कि उसकी मॉम तड़प रही थी और उसके डैड उसे जबरदस्ती पानी में डुबो रहे थे और ऐसे ही उसकी मॉम की मौत हो गई थी। जैसे ही वैलरी को अपने डैड का या गहरा सच या घना चेहरा नजर आता है, वो फौरन अपने डैड के पास जाती है और उनसे अपनी मॉम का बदला लेने के लिए पहुंच जाती है। उनके घर जाकर वो एक एक सामान बिखार देती है और अपने डैड से पूछती है आखिर क्यों मारा आपने मेरी मॉम को। और उसके डैड कहते हैं मैंने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा, मैं तो उन्हें बचा रहा था उस सांची से, लेकिन वो सांची बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी और मैं हार गया। तुम्हारी मॉम मर गई उस सांची से लड़ते लड़ते। लेकिन वैलरी को अब उनकी बातों पे यकीन नहीं था। उसके डैड ने उसे बताया कि तुम्हारी मॉम असल में तुम्हें इस सांची से बचाना चाहती थी और इसी चक्कर में उन्होंने अपनी जान खुद ही ले ली थी, लेकिन मरने के बाद भी वो अपने मकसद में नाकाम रहे। तुम्हें उस सांची और अब वो सांची तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जान बचाने के लिए उस सांची का खत्म होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये बातें वैलरी को डराने लगी थी। वो अपने डैड को यहीं छोड़कर वापस घर चली जाती है। अगले दिन उसका सेमिनार था, उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सेमिनार, एक इंटरनेशनल टूर। वो नहीं चाहती थी कि सबके सामने उसका मजाक बने, सबके सामने अपने सर को वो खुजाए, इसीलिए उसने अपने सर पे कैप पहन ली और उसका शो शुरू हो गया। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे और रेटिंग बहुत ज्यादा थी। उसने स्टेज पे एक लड़की को बुलाया और अपनी स्पीच शुरू की। उसने लड़की को शीशे के आगे खड़ा करके लोगों से कहा कि जब तुम अपने अंदर के असल को नहीं पहचानोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। यह बात करते हुए वो ना चाहते हुए भी अपने कैप के अंदर से अपने बालों को खुजा रही थी। इस टाइम उसे स्पीच करते हुए शीशे में उस औरत की परछाई के साथ अपने पीछे खड़े एक और परछाई दिखाई देती है। इस परछाई को देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी क्योंकि उसे पता था कि यह सांची ही है। आज उसे देखकर उसकी सच्चाई जानकर वो बहुत ही ज्यादा खौफ में आ चुकी थी, यहाँ तक कि वो नीचे गिर गई और वो तड़पने लगी, अपना सर खुजाने लगी और सभी लोग उसकी ये हालत देखकर पागल से हो गए। वैलरी अब और अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए वो यह स्टेज छोड़कर भाग जाती है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। घर आने के बाद भी वह लगातार अपने सर को खुजाती रही और उसने अपने सर में इतनी ज्यादा इचिंग की कि उसके सर में एक सुराख बन गया जिसके अंदर उसने अपनी उंगली डाल दी। उसकी उंगली ब्रेन से टच होने की वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो गया और उसको अब सब कुछ समझ आना बंद हो गया और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। अब यहाँ पर उस टाइम उसका हस्बैंड रॉबी था जिसने उसकी इस खराब हालत को देखते हुए उसे हॉस्पिटल में पहुंचा दिया वक्त पर। हॉस्पिटल पहुंचने की वजह से वैलरी की जान तो बच गई, लेकिन अभी वैलरी के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। वह सांची अभी भी वैलरी के साथ ही था जिसे हॉस्पिटल के डार्क एनवायरनमेंट में पहली मर्तबा क्लियर दिखाया जाता है। वो इस टाइम वैलरी के ऊपर चढ़ा हुआ था और उसे तंग कर रहा था, लेकिन इस टाइम वैलरी उसे डर नहीं रही थी, चिल्ला नहीं रही थी। वो वैलरी के सर में हाथ मार रहा था जिससे उसके सर में इचिंग हो रही थी, लेकिन वैलरी ने अभी भी अपने सर में इचिंग नहीं की क्योंकि वो जान गई थी कि सच्चाई क्या है और अब वो डरती नहीं है और वो इसका मुकाबला करने चाहती थी।
जैसे ही वैलेरी ने अपने डर का सामना शुरू किया तो उसकी हालत पहले से बेहतर होने लगी। सांशी का कंट्रोल उसके ऊपर से कुछ कम होने लगा और उसकी बेहतर हालत उसके पति को भी चाहता है, क्योंकि उसने इसका इधर बहुत ख्याल रखा था। वह हमेशा वैलेरी को उसके सर पर हाथ लगाने से मना करता था, क्योंकि सर पर हाथ लगाने की वजह से उसकी बॉडी के काफी हिस्से पैरालाइज हो चुके थे, यहाँ तक कि उसके पांव भी, और उसे चलने में काफी ज्यादा मुश्किल होती थी। वो नए तरीके से चलना सीख रही थी। अब सोते हुए वैलेरी अपने सर में खुजली ना करे इसीलिए रॉबी ने उसके हाथ बांध दिए, लेकिन जब वह सुबह उठा तो देखा कि उसके हाथ खुले हुए थे। वैलेरी ने अपने सर में इचिंग भी की हुई थी। उसके पास एक सीजर भी था, जिसे देखकर रॉबी को लगा कि उसने अपने हाथ खुद ही काटे हैं। उसने गुस्से में आकर ये कह दिया कि वैलेरी, तुम ठीक होना ही नहीं चाहती हो और वह फिजूल में ही उसके ऊपर इतनी मेहनत कर रहा है। वैलेरी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी कि ये सब उसने नहीं किया है, सांशी ने किया है, लेकिन वो उसकी एक सुनने को तैयार नहीं था। रॉबी अब गुस्से में उसे छोड़कर चला गया था। वैलेरी बिल्कुल अकेले पड़ चुकी थी और वो हार रही थी। उसे किसी के सहारे की जरूरत थी, इसीलिए वो अपने ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने लग जाती है, जिससे उसे काफी सहारा मिलता है। उसने फैसला कर लिया था कि अब उस एंटिटी से यानी कि सांची से वो खुद लड़ेगी, ताकि ये सारे मसले हल हो जाएं। रात में उसने रॉबी को बेहोशी की दवाई देकर सुला दिया और फिर वो अपने एक रूम में आ गई जहां पर बहुत सारे मिरर्स थे। जहां आते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बताओ तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो, मेरे सामने आओ। काफी देर तक उसके सामने कोई नहीं आया, पर कुछ देर बाद एक शीशे में से एक डरावना हाथ निकला, जिसने पीछे से आकर वैलेरी को पकड़ लिया। यह हाथ असल में सांची का ही था, जो एंटिटी अब फाइनली उसके सामने आ चुकी थी। वो सामने आकर अपनी डरावनी आवाज में वैलेरी से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने अब वैलेरी को पकड़ लिया था और उसके गर्दन पे चाकू रख दिया था। वैलेरी भी खौफ के मारे डरी और उसने जोर से चीख मारी, जिसकी वजह से यहाँ रॉबी को भी होश आ गया था और उसने अपने आप को बेड से बंधा पाया। वो अपने हाथ पांव को छुड़ाने की कोशिश करता है और वैलेरी को आवाज लगाता है। दूसरी तरफ हमें वैलेरी को दिखाया जाता है जो अब अपने हाथ को काटने की तैयारी कर रही है, ताकि वो अपने सर को खुजाए ही नहीं। अब उसने अपने हाथ पे एक मार्क बनाया और उसे एक कटर के नीचे रख दिया, लेकिन कोई भी इंसान अपने आप को इतना कष्ट कैसे पहुंचा सकता है। वह कई मर्तबा हौसला करने पर भी अपने हाथ को नहीं काट पाई, लेकिन फिर भी वह एक हिम्मत करती है और तेजी से मशीन के सामने अपने हाथ को नीचे रखकर एकदम से उसके ऊपर कटर चला देती है। हाथ से बहुत ज्यादा खून निकलता है, उसका खून उसके मुंह पर जाकर गिरता है और उसका हाथ इससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ था और खून भी बहुत ही ज्यादा निकलता है, जिस पर वो कई चीजें और पट्टियां बांधकर अपने खून को रोकने की कोशिश करती है। इस हाथ का खून रोकने के बाद उसने अपने मुंह से खून साफ किया और फैसला किया कि वह अब अपने दूसरे हाथ को भी उखाड़ देगी। अभी वैलेरी ये सोच रही थी कि एकदम से उसके पीछे सांची आ गया, जिसने उसे पीछे से पकड़ लिया और इस मर्तबा वैलेरी उसे ऐसा करने से भी नहीं डरी। सांची ने उसे डराने के लिए बोला कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हारा कतरा कतरा खून पी जाऊंगा। वैलेरी उसे बातों में लगाए रहती है और अचानक से उसका हाथ उसी कटर के नीचे रख देती है, जिस कटर से वह अपना दूसरा हाथ काटने का प्लान कर रही थी। यहाँ से आने वाली ऐसी आवाजों को सुनकर रॉबी बहुत परेशान हो रहा था। यहाँ वैलेरी पूरी तरह सांशी से लड़ने के मूड में थी। हाथ काटने के बाद उसने वह मशीन ही उठा ली और उस सांची के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। उसे लग रहा था कि ऐसा करने पर सांची मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सांची के जितने हिस्से उसने काटे वो रीजनरेट होने लगे, यानी कि दोबारा से पैदा होने लगे। और अब वैलेरी जब ये सब देखती है तो वाकई में उसे डर लगने लगता है और वो वहां से भागने की तैयारी करने लगती है। वो इससे बचने के लिए वहां से भागने की ही कोशिश कर रही थी कि सांची उसके ऊपर आ गया और उसने कहा कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वैलेरी ने उसे कहा कि अब कोई नहीं बचेगा। अब यहाँ पर ये कहते हुए वो अपने आप को घसीटते घसीटते पानी के अंदर ले गई और उसने पानी के अंदर जंप कर दिया। वैलेरी के पानी के अंदर कूदते ही सांशी भी उसके साथ ही पानी के अंदर कूद जाता है, लेकिन पानी उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। वो इस पानी के अंदर तिलमिलाने लगा और वैलेरी उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोकने की कोशिश करने में लग गई
और उसे आज ये समझ आया कि उसकी मॉम ने उस दिन पानी में क्यों जंप किया था। वो उसी शांशी को मारने के लिए कूदी थी और उसकी मॉम की मर्डर में उसके डैड का कोई हाथ नहीं था। उसकी मॉम की मौत इस शांशी की वजह से हुई थी। उनकी मौत कोई मर्डर नहीं थी। ये दिखाया जाता है कि रूबी किसी तरह से अपने हाथ को छुड़ाकर बाहर निकलता है और वो वैलेरी को पानी में डूबता हुआ पाता है और जल्दी से पानी में जंप करते हुए उसे बाहर निकाल लेता है। बाहर निकलते हुए हम उसके हाथ में एक छोटे से काले बच्चे को देखते हैं और ये संशय का ही छोटा सा रूप था। मतलब कि सांची अब कमजोर हो गया था और कुछ देर पानी में रखने पर वह इस पानी को सह नहीं पा रहा था और धीरे धीरे वो खत्म होता जा रहा था। फिर इसके बाद हम आगे के सीन को देखते हैं जहां पर वैलेरी के हाथ में एक छोटे से बेबी को दिखाया गया था और उसका जो कटा हुआ हाथ था वो भी अब जोड़ दिया गया था और वो अपने बेबी के साथ बहुत खुश थी जो अब अपने बेटे को खिला रही थी। अब इस टाइम हम उस बेटे के फेस पे एक छोटे से बग को दिखाया जाता है जो हमारे लिए एक सवाल छोड़कर जाता है कि क्या सच में सांची खत्म हो गया है या फिर अब वो सांची उसके बेटे के ऊपर आ गया है। और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल की नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।